साथ सदफ फातिमा। संविधान के 75 साल पूरे होने के मौके पर सदन में आज राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं संविधान दिवस पर बोलते हुए राहुल गांधी के निशाने पर वीर सावरकर और मनुस्मृति रही। राहुल ने सदन में संविधान मनुस्मृति की प्रतियों को दिखाते हुए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा काट दिया था, आप पूरे देश का अंगूठा काटने में व्यस्त हैं। जब आप धारावी को अडानी को सौंपते हैं तो आप उद्यमियों, छोटे और मध्यम व्यवसायों के अंगूठे काट देते हैं। वहीं संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी सदन में पहुंचे। वहां संविधान पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम सभी देशवासियों के लिए और विश्व के लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए भी एक गौरव का पल है। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का अवसर है। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के योगदान की सराहना की। संविधान निर्माण से लेकर अंतरिक्ष तक उनकी भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने विभाजनकारी ताकतों की आलोचना करते हुए देश की विविधता में एकता पर बल दिया और अनुच्छेद 370 हटाने जैसे कदमों का जिक्र किया। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आज राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में क्या कुछ कहा है। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अडानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अडानी को देते हो, हिंदुस्तान के सारे जो फेयर प्ले बिजनेसेस हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं, आप उन सब का अंगूठा काटते हो जब आप अडानी की मदद करते हो। पिछली बार मैंने सबसे पूछा, जो विपक्ष के सांसद है, कि जो संविधान आप साथ में लेके चलते हैं उसके पन्ने कितने हैं। कोई सांसद उनमें से बता नहीं पाया। आज मैं वो किताब आपके सामने लेकर आया हूं जिसको राहुल गांधी जी संविधान कहते हैं, और राहुल गांधी जी के हाथ में जो ये होती है, इसके अंदर उनके परिवार और पार्टी के दोनों के सच्चाई है। सच्चाई ये है कि प्रीफेस प्रस्तावना जो लिखी गई है, वो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण जी ने लिखी। उन्होंने लिखा है कि उस समय संविधान जो बनाया वो देश के बड़े बुद्धिमान लोगों ने, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, के.एम. मुंशी, अलादी जी से लेके बी.एन. राव, सबका बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन अगर आप ये ध्यान से पढ़ें तो उन्होंने लिखा है कि शुक्र है कि ये जो संविधान उस समय बना, उसके ऊपर प्रभाव नेहरूवियन सोच का नहीं था, यानी कि नेहरू जी की सोच का नहीं था, जिन्होंने एक के बाद दूसरी सरकारों को उस समय प्रभावित किया। तो उनका धन्यवाद किया है कि संविधान बनाते समय नेहरू जी की सोच का उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। एक तो ये। दूसरा, उन्होंने आगे लिखा है कि अगर ये संविधान की ताकत ना होती तो हिंदुस्तान के आम नागरिक को इमरजेंसी जैसे काले अध्याय से मुक्ति नहीं मिलती और अपना हक नहीं मिलता। ये यहां पर लिखा हुआ है। अगर आप इसके फॉरवर्ड पे जाएंगे तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील के वेणुगोपाल जी ने लिखा है, जिन्होंने लिखा कि शुरू से ही आजादी के बाद सरकार बनने के बाद लेजिस्लेटिव विंग और एग्जीक्यूटिव विंग
हम कानून बनाने वाले और हमारे जो अधिकारी, उनका जुडिशरी के साथ लड़ाई झगड़ा चलता रहा, कॉन्फ्रंटेशन रही। और उन्होंने आरोप लगाया उस समय के लॉ मिनिस्टर ने कि जुडिशरी हमारी पावर्स पे एनक्रोच करती और एक तरह से धमकी उस समय दी। द देन लॉ मिनिस्टर ऑन द 28th October 1976 issued a strident warning to the judges of the Supreme Court, and I quote, वो मैं कोट कर रहा हूँ, an atmosphere of confrontation was sought to be created by those whose duty it was to see that they did not encroach upon the field which did not legitimately belong to them. Nothing should be left undone now to ensure that such a situation did not recur. If even after the amendment confrontation continues, then I think it will be a bad day for the judiciary. किस तरह की धमकी, ये संविधान बचाने की बात करते हैं, कांग्रेस ने तो जुडिशरी को धमकाने तक का काम किया। और कल भी जिस तरह से कहा कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 3 को हटाकर चौथे को चीफ जस्टिस बनाया। आगे क्या लिखते हैं, वी आर ट्राइंग टू सेव देम फ्रॉम द temptation to intrude into the powers which did not belong to them. What are we doing today is not to save the people from the judges, but really enabling the judges to save them from themselves. ये किस तरह की भाषा का प्रयोग 1976 में कांग्रेस की सरकार में उस समय के लॉ मिनिस्टर ने किया। आज ऐसा कोई बोलता तो मीडिया हमारी धज्जियां उड़ा देते, लेकिन राहुल गांधी जी को जवाब देना चाहिए। ये जो संविधान के नाम पे इस पुस्तक को लेके चलते हैं, इसके अंदर इनके परिवार, इनकी पार्टी की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और जो अंगूठा काटने की बात करते हैं, मैंने अंदर भी कहा, उन्होंने देश में क्या क्या किया देश जानता है। आर्टिकल 26 देखिए, इट गिव्स रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजन चैरिटेबल। वजीर आजम कहते हैं कि वक्फ का ताल्लुक संविधान से नहीं है। अरे कौन पढ़ा रहा है वजीर आजम को? आर्टिकल 26 पढ़ा लीजिए। आर्टिकल 26 की बात कही गई, मकसद क्या है कि वक्फ की जायदादों को अक्सरियती तबके के लिए छीन कर दे दिया जाए। आप अपनी ताकत की बुनियाद पर छीनना चाह रहे, सर दफा 29 पे आ जाइए, आर्टिकल 29। लैंग्वेज का, जबान का तहफ्फुज है, उर्दू को खत्म कर दिया गया। वो उर्दू जिसके हमारे मुजाहिदीन आजादी नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद का, उस जबान को आप खत्म कर रहे हैं। कल्चर, आप कल्चर की बात इनसे पूछ लीजिए, वो बोलेंगे नहीं, हमारा जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो कल्चरल नेशनलिज्म नहीं है बीजेपी का, वो कल्चरल नेशनलिज्म आलाजाद का, हिंदुत्व का नेशनलिज्म है, जो भारत के इंडियन नेशनलिज्म से बिल्कुल मुख्तलिफ है। करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। आदरणीय सभापति जी, जो बीज देश के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो पाप पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में यह संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था, उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था। और इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को मौलिक अधिकारों को छीनने का और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया था। सभापति जी,
कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते थे, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे, इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 370 की तो पता है सबको, 35A का पता बहुत कम है। संसद में आए बिना, जबकि संसद में आना पड़ता, संसद को ही अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो संसद है, उसको भी उन्होंने गला घोटने का काम किया। 35A जो संसद में लाए बिना उन्होंने देश पर थोप दिया, और अगर 35A न होता तो जम्मू कश्मीर में जो हालत पैदा हुई वो हालत पैदा न हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर यह काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया। आदरणीय सभापति, ये संसद का अधिकार था, कोई अपनी मनमानी से नहीं कर सकता था, लेकिन उनके पास बहुमत था, कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि पेट में पाप था, देश की जनता से छुपाना चाहते थे। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। बीजेपी से शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस से विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश सिंह, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शांत प्रकाश जाटव जी, आपके पास आना चाहूंगी मैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने आज जमकर सदन में स्पीच दिया है संविधान पर, और जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया है, द्रोणाचार्य ने जिस तरीके से एकलव्य का अंगूठा काट लिया था, ठीक उसी की तरह केंद्र सरकार भी युवाओं का अंगूठा काट रही है। क्या कहेंगे इस पर? राहुल गांधी जी बेसिकली आज जो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने ये कहानी भी सुनाने की कोशिश की, बहुत मेहनत करके थोड़ा बहुत रट पाए, मगर वो सुना भी नहीं पाए प्रॉपरली, वो भी आपने देखा, और उसको जोड़ दिया सीधा कि युवाओं का अंगूठा काटने से। बेसिकली तो कांग्रेस ने जिस तरीके से देश के नौजवानों का अंगूठा काटा, जिस तरीके से देश के नौजवानों को और समाज को जो है गुमराह किया, आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा ना कि एक जुमलेबाजी ये लगातार पिछले 40-50 दशक से करते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबों का अंगूठा काटा, वो सही मायने में वो कहानी जो है वहां पर फिट होती है। जिस तरीके से सचर कमेटी के माध्यम से आपने देखा कि जब मालूम पड़ा कि देश में 50 वर्ष शासन करने वाला कांग्रेस जो है उसने मुसलमानों की जो हालत कर दी, उनको हर एक काम से उनको महरूम रखा, गुमराह करके रखा। सही मायने में मुस्लिम समाज का अगर अंगूठा काटा है तो कांग्रेस ने काटा। राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहिए था, मगर वो दिशा कहीं और चल रही है। उन्हें ये मालूम नहीं कि उन्होंने कितना अत्याचार इस देश के ऊपर किया। संविधान पर चर्चा थी और संविधान का जो एक पक्ष आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाया, उससे मैं समझता हूं कि बहुत सरल भाषा में उनको बहुत अच्छी तरह आज प्रियंका जी भी वहां मौजूद थी, वो समझ पाई होंगी कि वाकई इन लोगों ने किस तरीके से संविधान का दुरुपयोग किया है और किस तरीके से उन्होंने इस संविधान का खून किया है। इन्होंने, इनके परिवार ने, इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल समाज में दुर्भावनाएं फैलानी है और उसी में ये आमादा है। ठीक है, विजय कौशिक जी आपके पास आऊंगी मैं। शांत प्रकाश जाटव जी सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इनको संविधान से कोई मतलब नहीं है। विजय कौशिक जी, आवाज आ रही है?
विजय जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? जी, मुझे आवाज मिल रही है। ठीक है। शांत प्रकाश जाटव मैं जी कहना सीधा चाहता हूं- सीधा आरोप लगा हेलो? रहे हैं कि जी सुन रही हूं मेरी मैं। आवाज आ रही है क्या? जी जी जी, जी। बोलिए। जो जाटव भाई जो कह रहे थे अभी संविधान की तो हत्या कर दी, खून बहा दिया, हम्म भैया मोदी जी देश कैसे चला रहे हैं? हम्म अगर कांग्रेस ने संविधान का खून बहा दिया था, मार दिया था संविधान को, देश चल कैसे रहा है? तो ये जो नौटंकी करना, बगल में छुरी मुंह में राम राम, हम्म असल में भाजपा का यही है काम। कहते कुछ है, करते कुछ है। हम्म सच्चाई तो ये है कि आज देश के हालात क्या है। आर्थिक रूप से आम जनता त्राही त्राही कर रही है। तमाम रिपोर्ट से कह रही है कि मध्यम वर्ग आज मरने के कागार पर पहुंच चुका है। जी गरीब थोड़ा बहुत इसलिए जिंदा है क्योंकि सरकार उसे अपने टुकड़ों पर जिंदा रखे हुए है, वरना वो भी मर गया होता मोदी राज में। और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो बैंकों के सहारे जिंदा है। अभी पिछले दिनों आरबीआई के गवर्नर से किसी पत्रकार ने सवाल किया था, तो उन्होंने जवाब दिया कि भी हम डरे हुए हैं क्योंकि जो शेयर बाजार में जो तेजी है ये कृत्रिम है, कृत्रिम रूप से बढ़ाई गई है। तो इसका बुलबुला जिस दिन फूटेगा उस दिन बैंक बर्बाद हो जाएंगे। ये आरबीआई गवर्नर की सोच है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि देश किस भयावह हालात में चल रहा है। आप व्यापार घाटे की बात कर ले, आप घोटालों की बात कर ले, हर चीज में मोदी सरकार नंबर 1 है। देश को इतना कर्जदार बना दिया। लेकिन 70 साल के विजय अंदर जी, इस देश के अभी ऊपर 2 कर्जा दिनों हुआ से था। संविधान पर चर्चा चल रही है सदन में। अगर 2 दिन पहले की हम बात कर लें तो विपक्ष की तरफ से लगातार सदन में हंगामा किया जा रहा था। केंद्र सरकार लगातार आरोप लगा रही थी कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा है। देखिए, ऑन रिकॉर्ड है कि खुद सत्ता पक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सदन को नहीं चलने दिया। क्यों? अडानी का मुद्दा बार बार आप लोग उठा रहे हैं। अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं। क्या ये बहुत जरूरी मुद्दा है? और भी जरूरी मुद्दे हैं जो जनहित से जुड़े हैं, जनता से जुड़ी है, वो मुद्दे आप नहीं उठाते हैं। जब हम देखते हैं राहुल गांधी संविधान को अपने हाथ में लिए घूमते हैं और अडानी का मुद्दा बार बार उठाया जाता है। इससे ज्यादा जरूरी अभी जिस तरीके से किसानों का मुद्दा है विजय जी, और भी कई तरीके के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो सदन में हमें दिखाई नहीं दे रहा उठते हुए। विपक्ष के नेताओं की तरफ से कांग्रेस पार्टी की बात कर लें, चाहे पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर लें। अब मेरा जवाब सुन लीजिए जी। मान लीजिए विपक्ष का नेता होने के नाते मुझे पता चलता है कि आपका जो खून पसीने की कमाई का पैसा है जो बैंकों में है, वो बैंकों से निकलकर चोर दरवाजे से अडानी की जेब में पहुंच चुका है और अडानी भागने वाला है, डूबने वाला है। तो आप डूबेंगे या नहीं डूबेंगे? आपको बचाना, इस देश के करोड़ों परिवारों को बचाना क्या विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस का धर्म नहीं है? क्या कांग्रेस का फर्ज नहीं है कि जिस व्यक्ति की जेब में या जिन चंद पूंजीपतियों की जेब में देश के तो क्या विपक्ष का ये फर्ज नहीं है विजय जी? क्या विपक्ष का ये फर्ज नहीं है कि जो कितने सारे हजारों की तादाद में किसान शंभू बॉर्डर पर लगातार बैठे हुए, उनका मुद्दा सदन में उठाया जाए? आप मुझे एक बार वो बता दीजिए जो एक बार भी किसान का मुद्दा सदन में उठा हो तो। सुनिए, किसानों का मुद्दा पहले भी कई बार उठा चुके हैं, उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन इस समय किसानों से भी ज्यादा जो जरूरी मुद्दा है, क्यों? किसान से ज्यादा जरूरी मुद्दा कैसे हो सकता है विजय जी? वो अन्नदाता है हमारे देश के। कैसे किसान से ज्यादा, हम किसान से ऊपर अडानी को कैसे रख सकते हैं? मैंने क्या कहा कि 1 अरब जनता का पैसा जिन चंद पूंजीपतियों की जेब में है और वो पैसा अगर डूबने जा रहा है तो यानी कि उतने परिवार, उतने लोग डूब जाएंगे उस पैसे के साथ। आपको मालूम है? तो वो ज्यादा जरूरी मुद्दा है अडानी का हमारे लिए। पहले प्रायोरिटी पर, फिर उसके बाद किसान का है फिलहाल। तो देश बचेगा जब ही तो किसान बचेगा। अगर देश डूब जाएगा तो किसान क्या कर लेगा? किसान को क्या मिलेगा? किसान की लड़ाई लड़ने से क्या फायदा हो जाएगा अगर देश डूब गया तो? अगर देश की इकोनॉमी डूब गई तो किसान की लड़ाई लड़ने से क्या फिलहाल फायदा हो जाएगा? तो इकोनॉमी को बचाना जरूरी है तो किसान भी बचेगा ना। तो इस मूल तत्व को समझते हुए राहुल गांधी जी लड़ाई कर रहे हैं।
ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिनेश सिंह। दिनेश जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, अभी तो संविधान पर चर्चा चल रही है सदन में 2 दिन से, लेकिन अगर 2 दिन पहले की हम बात कर लें तो लगातार सदन हंगामे की भेंट चढ़ रहा था। कई करोड़ों लाखों रुपए जनता के बर्बाद होते हैं सदन में जब मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। अभी भी हम देख रहे हैं, आज भी जिस तरीके से संविधान पर चर्चा हुई, एक तरफ से अडानी का मुद्दा उठा रहा, दूसरे तरफ से इमरजेंसी का मुद्दा उठा रहा, तो कहीं जनहित से जुड़े जो मुद्दे हैं वो हमें उठते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अगर इस बात को दिनेश जी, दिनेश जी आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट कर लीजिए एक बार। क्या सुन पा रही है? जी जी बोलिए। आप फिर म्यूट हो गए। जी जी जी, अब आ रही है, अब आ रही है आवाज। मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले जैसे कि सदन नहीं चल पा रहा था। आपकी आवाज कट रही है बार बार दिनेश जी। सुन पा रही हैं आप ठीक से मुझे? जी जी बोलिए। ठीक है, विनोद शर्मा भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, देखिए, जिस तरीके से सदन हंगामे के भेंट चढ़ा रहा पिछले कुछ 4-5 दिनों से, अभी तो 2 दिन से संविधान पर चर्चा हो रही है राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जिस तरीके से जनता का लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद किया गया है सदन को हंगामे की भेंट चढ़ा के, आप किस तरीके से देखते हैं? जिम्मेदारी सरकार और विपक्ष दोनों की है, क्योंकि जवाबदेही दोनों की है। दोनों जनप्रतिनिधि जनता चुनकर भेजती है सवाल के लिए, और वहाँ मुद्दे उठने चाहिए जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब से सदन शुरू हुआ है तब से सिर्फ हंगामे के अलावा और कुछ नहीं है। और हंगामे भी बड़े ऐसी इस तरह के मुद्दे हैं जिसके वाकई हंसी आती है कि क्या देश में और मुद्दे नहीं है। एक उद्योगपति को लेकर, एक अमेरिकन उद्योगपति को लेकर दूसरे पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि सोनिया गांधी के उनसे क्या संबंध है, इनके अडानी के क्या संबंध है। मैं ये कहता हूं कि इस देश की अर्थव्यवस्था में देश के उद्यमियों का योगदान है। आज ही उद्यमी नहीं हुए ये इस सरकार में, पहले भी जो सरकारें रही हैं अर्थव्यवस्था जो चलाते रहे, तो उद्योगपति तो पहले भी रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। क्या वो उद्योगपति उस सरकार ने नहीं बनाए होंगे? सवाल ये उठता है कि भाई इस समय बैलेंसिंग की स्थिति है। आपको लगता है कि पहले भी एक स्थिति थी कि अगर देश में 100 रुपया है तो 100 रुपए में 70 रुपए 10 घरों में होते थे, 30 रुपए बाकी 90 घरों में होते थे। फर्क इतना आ गया होगा, वो 92 हो गए होंगे, वो 8 रह गए होंगे। इतना फर्क आया, ज्यादा फर्क नहीं आया अगर पहले की बात देखा जाए। और 91 में सुधार हुआ है देश में, ओपन इकोनॉमी शुरू हुई है। तो ओपन इकोनॉमी जब शुरू होगी तो बाहर का भी पैसा आएगा, अंदर का जो जब मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तो वो साझेदारी भी करेंगी और एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी भी। अगर अडानी कोई आतंकवादी तो है नहीं, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला है। ये जरूर है कि भाई अगर हम आज भी अगर हम जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय इन्वेस्टर को बुला रहे हैं, उसके लिए चाहे अमेरिका जाना पड़ रहा है, जापान जा रहे हैं, तो इस तरीके से जो देश के विभिन्न राज्यों के लोग अलग अलग साल में एक बार इन्वेस्टर मीट करते हैं। गुजरात से शुरू हुई थी, NRI मीट शुरू हुई थी, उसमें भी इन्वाइट किया था। तो अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए बाहर से भी लोगों को बुलाते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं यहाँ पे उनको भी मजबूती देते हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था आगे चले। और इस मुद्दे पर इसके साथ साथ अगर हम देखें कि अब जो शुरू हुई है संविधान पे बहस, वो इसलिए शुरू हुई है कि संविधान में दोनों को अपने एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप लगाने। और मैं देख भी रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने अभी जो केस उठाए, जो आज बहस चली, उसमें साहबानों का केस भी उठा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को उल्लंघन किया गया। जब उस समय संविधान में जो प्रावधान किए गए थे उसके हिसाब से उसको पलटा गया। 1975 में जब इमरजेंसी लगी उस समय इंदिरा गांधी ने किस तरीके से संविधान को तार किया। और जो एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, क्योंकि अब मौका इनको मिला है भाजपा को, उससे पहले कांग्रेस को मौका मिलता रहा। 75 बार संविधान में संशोधन हुए हैं, पहली बार नहीं हुए हैं।
और जो बात बार बार करते हैं कि भाई संविधान में लेकिन संशोधन, देखिए- संविधान खतरे में, संविधान देखिए खतरे में। विनोद शर्मा जी, जिस तरीके से जनता के लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं सदन में, बिल्कुल। इस बार का जो शीतकालीन सत्र रहा है उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जहां पर जनहित से जुड़े मुद्दे उठाए गए हों, उन मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा हुई हो, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा। लगातार हम देख रहे थे कि बार बार जिस तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ रहा था, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो या फिर विपक्ष की तरफ से हो, कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जनप्रतिनिधियों को अपनी जवाबदेही जनता के प्रति सबसे पहले समझनी चाहिए। जब वो पहले तो इंतजार करते हैं कि हमारा संसद सत्र शुरू हो रहा है, संसद सत्र शुरू हो रहा है, और सत्र शुरू होने से पहले ही ये रणनीति तय कर ली जाती है कि इस बार इसको चलने नहीं देना है। ये इस सत्र की बात नहीं कर रहे। अगर आप पिछले 3-4 सत्रों की देखें, क्योंकि ये तो 2024 के चुनाव के बाद के शुरू हुए हैं, लेकिन उससे पहले भी अगर देखेंगे तो ज्यादातर सत्रों में यही हाल हुआ है कि 10-15 दिन 20 दिन तक सत्र ही नहीं चलते हैं, और वो केवल हंगामे की भेंट चढ़ती है। और हंगामे का मकसद ये है कि अगर जो कोई बात जनता में नहीं कहनी हो, पार्लियामेंट के बाहर आके वो हंगामा करते हैं। कभी गांधी जी की मूर्ति के सामने बैठ जाते हैं, कभी जो बात कहनी आप अंदर बहस में करिए ना, पब्लिक के सामने। एक दूसरा सरकार और विपक्ष अगर आमने सामने सवाल पूछेंगे और जवाब देंगे तो वो ज्यादा है, या हंगामा करके एक दूसरे से किनारा करना ज्यादा अच्छा है? मेरा ये मानना है कि अगर आप एक अच्छे विपक्ष है और अच्छा एक सरकार सत्ता में है, तो आप जो सवाल पूछने अंदर पूछिए, चाहे वो किसी का भी सवाल हो, लेकिन एक दूसरे से बचने की कोशिश हो रही है, ये मैं देख रहा हूँ पार्लियामेंट में। जबकि ये बिल्कुल ये जनता भी देख रही है, जनता देख ही रही है। बिल्कुल उनके मुद्दों को छोड़कर इस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिससे केवल उनका व्यक्तिगत हित जुड़ा है, जिससे उनको एक दूसरे को नीचा दिखाया जा सके। ये ठीक नहीं है। देश को अर्थव्यवस्था को मजबूत करना हो, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है हमारी उसको मजबूत करना हो, जहाँ पर जनता के अधिकारों की बात हो रही हो, उन बातों को उठाना चाहिए। जबकि उन बातों से बिल्कुल किनारा करें सारे दोनों, चाहे सत्ता में है चाहे विपक्ष में है। बात यह है कि जरा सी कोई भी बात हो उसको तिल से ताड़ बना देना, इस समय ये एक परिपाटी बन गई है। जबकि अगर चाहें तो विपक्ष, पहले देखिए अभी जो चर्चा हो रही थी, कल देखे कि जब यूएनओ में गए थे, इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां पर देश का पक्ष रखा था, देश को आंच नहीं आने दी गई थी। वहीं अब ये मुद्दा आया कि भाई जब गए हैं राहुल गांधी जी, वहां गए हैं, वहां अपने देश की बुराई कर रहे हैं। देश की बुराई करना कोई अच्छी बात नहीं है। आप अपने देश में अपने लोगों से कुछ भी बातें करते रहिए, लेकिन देश के बाहर जाकर आप अपने देश की बुराई करेंगे तो जनता की नजर में वो सही नहीं होगा। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं कांग्रेस से। विजय कौशिक जी, राहुल गांधी देश की बुराई करते हैं विदेश में जाके। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इस तरह की ओछी मानसिकता किस मुल्क के लोगों की है, और भारत जैसे मुल्क की तो होनी ही नहीं चाहिए। देखिए, सबकी राय यहाँ पर अपनी अलग अलग है। मोदी जी जिन बातों को लेकर जो नजरिया रखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही हो, लेकिन जब उनका नजरिया उनसे पूछा जाएगा तो बताना भी जरूरी है कि भी आप किसी चीज को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। इसका मतलब ये मान लिया जाए कि मोदी जी देशद्रोही है, कि अगर उन्हें देश के बारे में नहीं मालूम। जब वो नेहरू जी पर उंगली उठाते हैं, उस समय के हालात मोदी जी को मालूम है क्या? तो उस समय क्या हालात थे, किन मजबूरियों में कोई फैसले लिए गए होंगे? वो ये तो नहीं बताते कि गोवा का विलय नेहरू जी के टाइम में हुआ, या असम का विलय कांग्रेस सरकार के समय में हुआ जिसके ऊपर चाइना अपना दावा करता था। ये क्यों नहीं बताते कि किन विपरीत परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ा गया? तो आरोप लगाने देना बड़ा आसान होता है कि भी विदेश में जाते हैं, जब विदेश में कोई उनसे लोकतंत्र के बारे में पूछ रहा है या भारत के हालात के बारे में पूछ रहा है कि भी आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, कि अगर राहुल गांधी जी ना भी कहे तो क्या जो देश के हालात है वो छुपे हुए हैं? जो हिडनबर्ग की कभी रिपोर्ट आती है, कभी दूसरे बड़े बड़े अखबारों की रिपोर्ट्स आती है भारत के बारे में, तो उनसे कौन सा इज्जत का काम बढ़ रहा है सरकार का, जो उनके घोटाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस की सरकार ने राफेल के मुद्दे पर जो जांच बिठा रखी है, उसमें फ्रांस सरकार का ये कहना है कि मोदी सरकार बिल्कुल भी उसमें कोऑपरेट नहीं कर रही। तो आप ये लगा लीजिए कि हर घोटाले को दबाने में लगे हुए। अगर राहुल गांधी जी कोई बात कह रहे हैं, अपना नजरिया बता रहे हैं, कहीं पर उसमें देश की कैसे बेइज्जती हो गई, मुझे ये तो बता दीजिए। अगर कोई मेरे से पूछे जवाब ले लेते हैं, शांत प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं। शांत प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। देखिए जी, सारी बात की एक बात, आप ये बताएं कि जॉर्ज सोरस
वो जिस तरीके से एक अलगाववादी संगठनों जवाब को ले ले जी। फंडिंग करता है, उसका सोनिया जी के साथ में क्या ताल्लुक है? उसकी वेबसाइट पर सोनिया जी को को मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट शांत बताया प्रकाश गया जी, है। ये सोरोस, अडानी, इसका मुद्दा अगर सदन में उठ रहा है तो ये जनहित के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जनहित से जुड़े मुद्दे एक भी आप लोगों की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। मैं विपक्ष और पक्ष दोनों को बोल रही हूँ। नहीं, आप मुझे बताएं ना, जॉर्ज सोरोस जो अलगाववादी संगठनों को पैसा देता है, वो पैसा सोनिया जी को प्रेसिडेंट होने के नाते राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए लेती हैं। तो उसके पीछे क्या राज है, क्या कारण है? और जब भी ये जाते हैं, आप उनके जॉर्ज सोरोस का बयान देखें और राहुल गांधी जी का बयान देखें, वो इंग्लिश में बोल रहे हैं और वो यहाँ आकर के हिंदी में बोल रहे हैं। जिस तरीके से वो अलगाव की बातें कर रहे हैं, ठीक वही भाषा जो है राहुल गांधी जी लगातार बोलते हैं। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि इसमें वाली इसमें इनकी बहस कहाँ शरारत पे जाके नहीं है? खत्म होगी शांत प्रकाश जी? अडानी देखिए, के ये बारे बिल्कुल में समझ से परे अब है। सुन ले मेरी बात, इनको सबको सुना ना, तो 2 मिनट बोलिए, मेरी भी बात सुन ले। बोलिए। अडानी जी के बारे में जॉर्ज सोरोस ने क्या कहा, और उसी बात को आज ये जितने भी कांग्रेस और राहुल गांधी जी और इनके प्रवक्ता जो हैं वो लगातार बोल रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो भारत में हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको किसी तरीके से पुष्ट नहीं होना देना चाहते। आज अडानी जो है, उनका अडानी है, अंबानी है, ये जो उद्योगपति हैं, उनका इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। और जाहिर सी बात है, जो कॉन्ट्रैक्ट चाइना लेना चाहता है, जॉर्ज सोरोस जिसको दिलाना चाहते हैं, उन लोगों को नहीं मिल रहा है। चाइना जिस तरीके से सोलर एनर्जी का काम लेना चाहता था, उसमें जो है ना अडानी का बहुत बड़ा रोल रहा और उन्होंने नहीं लेने दिया, उनकी लोअर बिट आई। तो उसको उसके कारण से ये परेशान है, क्योंकि ये एक मेमोरेंडम ऑफ मेरा जवाब जो है इन्होंने साइन ठीक किया है, है रुक जाइए, पूरा कर लें। 2007 में चाइना के साथ में, मैं समझता हूँ उसका इनके ऊपर दबाव है। और जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस से ये फंड ले रहे हैं राजीव गांधी फाउंडेशन के माध्यम से, उनका दबाव है। ठीक है, जल्दी से छोटा सा जवाब विजय कौशिक जी, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगी। छोटा सा जवाब सुनिए। जिस चाइना की ये बात कर रहे हो, उसके साथ हमारा व्यापार घाटा $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। इन्होंने चाइना को इतना पैसा दिया है। और जो हमारी वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगी ना गुजरात में, वो भी गुजराती MOU के बारे में बताया ना, चाइना की कंपनी ने लगाई है। उसका निर्माण भी चाइना की कंपनी ने किया है। हरियाणा में कूड़ा उठाने के ठेके इन्होंने चाइना की कंपनी को दे रखे हैं। चाइना को मजबूत करने में लगी हुई है मोदी सरकार, और बातें करते हैं ऐसे जैसे चाइना का गला काट देंगे। दिनेश जी, देखिए, जिस तरीके से ये तू मैं की बहस हो रही है सदन में, सत्ता पक्ष और विपक्ष में, ये कहां तक आप सही मानते हैं? क्योंकि जनहित से जुड़े मुद्दे तो एक भी नहीं उठाए गए हैं इस शीतकालीन सत्र के, स्पेशली अगर बात की जाए तो। एक तरफ बातचीत होती है कि लोकतंत्र को बचाने के नाम पे लेके, संविधान को बचाने को लेकर के हाथ में लाल डायरी लेकर के घूमते हैं राहुल जी, और दूसरी तरफ जैसे जाकर के विदेशों में जैसे बातचीत थी तो थोड़ी अधूरी बीच में रह गई थी मेरे ख्याल बातचीत। तो देखिए, विदेश में जाकर के कहीं ना कहीं ठीक है बातचीत करें, देश की तरक्की की बातचीत करें, देश की राह आसान करने की बातचीत करें, देश को मजबूत करने की बातचीत करें, लेकिन बाहर जाकर के अगर देश को हल्का करके हैं तो वो उस चीज में बिल्कुल मैं खिलाफ हूँ, उसी को लेकर के। और सदन की कार्रवाई देखिए पिछले 15 दिन तक नहीं चल पाई थी। बाद में जब 12-13 तारीख को बताया कि 12-13 तारीख को हम लोग चलने देंगे, तो चलने देंगे इसका मतलब पहले से तय था कि भाई उसमें कहीं ना कहीं इनको सिंपैथी मिल रही थी। कांग्रेस को, विपक्ष को कहीं ना कहीं लगता था कि सदन नहीं चलने देंगे तो उससे जनता के बीच में सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम मिलेगा, और देश की सर्वोच्च पंचायत जैसे है तो उसमें सदस्य अगर जाकर के बातचीत करेंगे तो साक्ष्य रखने पड़ेंगे, मुद्दे रखने पड़ेंगे। मुद्दे इनके पास मुझे लगता है कि सिर्फ 2-4 चीजों के अलावा कुछ लंबे चौड़े कुछ है नहीं ऐसे। आप अपना विजन जो है बेहतर तरीके से कि देश की बेहतरी के लिए क्या आपका विजन है उसको पेश करें। मतलब अभी जैसे कांग्रेस प्रवक्ता थे अपने तक बता रहे थे कि जैसे इकोनॉमी का मुद्दा जो है वो ज्यादा बड़ा है किसानों के मुद्दे से रहकर। तो देखिए, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि 17, 18, 19% या कभी कभी 20% के आसपास जाकर के इकोनॉमी का हिस्सा जो है उसमें हिस्सेदारी साझेदारी किसानों की होती है, तो वो भी अहम है अपनी जगह पे। साथ साथ में देखिए, अडानी अंबानी को लेकर के आप जो बात करें तो ये बहुत पुरानी बातें हो चुकी है, ऑब्सोल्यूट हो चुकी है। ऑब्सोल्यूट यानी कि जैसे कोई चीज अगर जैसे कोई एक जैसे हम लोग फोन भी है तो उसको अपडेट करते हैं, तो अपडेट करने का मतलब कि पुरानी टेक्नोलॉजी को और नया अपडेट करके और जैसे नए तरीके से उसमें जो सॉफ्टवेयर है उसको बढ़ाने का काम करते हैं, उसको ठीक करके कि जैसे बेहतर तरीके से तालमेल बैठ करके फोन ठीक से या लैपटॉप जो है या टैब जो है ठीक से काम कर सके।
तो इसमें इन्होंने जैसे अपने तरीके बताया कि जैसे अडानी को लेकर के और जैसे कि शेयर मार्केट को लेकर और जैसे आरबीआई गवर्नमेंट तक बात पहुंची, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हर्षद मेहता का नाम देश का बच्चा बच्चा जानता है। अडानी का तो होता है सारा देश जाने, उसको कुछ नहीं कहते, होता है किसी कोने में कुछ लोग ना जानते, लेकिन हर्षद मेहता का नाम और बच्चा बच्चा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उस टाइम पे देश के कई बैंक जो थे वो सदब्बी चरमरा गए थे और लाखों करोड़ रुपए का उस टाइम पे नुकसान हुआ था। वो आज की अनुपात में अगर उसको लेकर करें तो कितना पहुंचेगा तो उसको कुछ कह नहीं सकते, और किस किस से उसके साथ में तार जोड़े थे वो भी कहने की बातचीत नहीं है। उसके अलावा एक अब्दुल करीम तेलगी था, उसके साथ में कहां तक कितने करोड़ का उसने क्या घोटाला किया और किस किस के तार जुड़े, ये भी कहने की बात नहीं है। कोयला घोटाला और दुनिया भर की चीजें को थी, तो कहीं ना कहीं उस पर जाना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, अडानी अंबानी को लेकर के बातचीत करें तो मैं टाटा से लेकर अडानी तक सबकी बता, मैं किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन देश अगर आगे बढ़ेगा और उसमें अगर किसी का इजाफा अगर होगा, कमियां खूबियां सभी के होते हैं, तो कमियां क्या है जो उसको गिनाएं, सब कुछ करें और जहां पर लताड़ लगानी उसको भी करें। तो अपने तरीके देखेंगे जहां पर जैसे कि अपने खुद के जहां पर विपक्ष के या प्रतिपक्ष के हैं उनके प्रदेश हैं जहां पर इनकी सत्ता है, तो वहां पर उनके जो सौदे हैं डील उनको कैंसिल करें। अगर जैसे कि आपको लगता है कि कोई किस तरह की समस्या है तो उसके साक्ष्य उसके सबूत जो है पार्लियामेंट के पटल पर रखें, क्योंकि अगर वहां पर कोई चीज रखी जाएगी तो परमानेंट वो एक हिस्ट्री बन जाएगी कि हाँ अडानी चोर था और अडानी ने ये घपला किया। आप एक तरफ अडानी को चोर कहते हैं, दूसरी तरफ 12,000 करोड़ का उसके हाथ में कुछ थमा जाते हैं। उसका एक तरफ चोर कहते हैं, आपके गठबंधन दल जो है केरल में उसको जो है कोर्ट का नक्शा थमाते हैं कि भाई देखो आज से सब कुछ देख रहे, आपकी देख में काम होना है। उसी तरीके से कहीं ना कहीं जैसे और देश प्रदेश जो है उसमें कहीं ना कहीं चीजें देते हैं। तो देखिए मैं आपको एक और सटीक उदाहरण वाले, जैसे मैं अगर कोई बात करता हूँ तो हल्की बात में नहीं जाना चाहता। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और हिमाचल में अडानी सेब का सबसे बड़ा खरीदार है। तो किसान के लिए तो एक तरह से अडानी जो है वो किसान मतलब जैसे मतलब हितैषी जो कार्य कर रहा है उसको लेकर के, जैसे जो वहाँ के जो व्यापारी हैं मतलब जो बड़े आड़त हैं तो उनसे बेहतर काम कर रहा है। क्योंकि किसानों के, जैसे मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी देखी थी, उसमें स्पष्ट तरीके से क्लियर था कि जैसे जो आड़ती हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक पैसा दबा के किसानों का दबा के बैठते हैं। ठीक है, चर्चा यूं ही चलती रहेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहें एनबी न्यूज। हरित ऊर्जा राज्य की दिशा में अग्रसर हिमाचल। सौर ऊर्जा में देश के अन्य राज्यों को राह दिखाता हिमाचल। रिकॉर्ड समय में निर्मित 32 मेगावाट की पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना से जगमगाते गांव। अघलौर और भंजाल सौर ऊर्जा परियोजनाएं हिमाचल को दिलाएगी नई पहचान। प्रदेश में ई वाहनों के संचालन के लिए 6 ई कॉरिडोर स्थापित किए गए हैं। HRTC को इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। जिला सोलन के नालागढ़ में स्थापित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। चंबा में 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी स्टेशन। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के ठोस प्रयासों से पर्यावरण के संरक्षण की प्रतिबद्धता से साकार होगी खुशहाल भविष्य की संकल्पना। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे, सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए एएनबी न्यूज पर भारत को है नाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सदन में संविधान पर लगातार चर्चा चल रही है 2 दिन से, और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। शान प्रकाश जी, देखिए सबसे पहले आपके पास आऊंगी मैं। जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने वीर सावरकर को याद करते हुए कहा है कि वीर सावरकर बोला करते थे कि भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है, कैसे देखता?
देखिए, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, ये मैं तो इस पर नहीं कहना चाहूंगा कुछ कि क्या क्या उस वक्त में हालात थे, क्या परिस्थितियां थी। और सही मायने में आज वर्तमान में संविधान के ऊपर बात करने की आवश्यकता है। वीर सावरकर जो है, उन्होंने कहा, उन्होंने तो ये भी कहा कि मैंने अपनी माताजी से सावरकर जी के बारे में पूछा था। उस वक्त में इनकी उम्र कितनी थी? मैं समझता हूँ कि 80 के दशक में भी पूछा होगा, तो मुझे तो नहीं लगता कि सावरकर को उस वक्त में जानते भी रहे होंगे। तो उनकी जो बातें हैं, मैं समझता हूँ बिल्कुल बेबुनियाद बातें, उनका भाषण भी बिल्कुल बेबुनियाद था। मगर हाँ, इस चीज को समझना होगा कि जो संविधान बना, उस संविधान के आधार पर आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। किसने कब क्या कैसी टिप्पणियां की, ऐसे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि ये संविधान जो मैंने बनाया है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मगर आज हम उसी पर चल रहे हैं ना। जो भी परिस्थितियां रहती हैं वो अलग अलग बयान हो सकते हैं। राहुल गांधी बार बार पूछ रहे थे शान प्रकाश जी कि क्या बीजेपी अपने नेता के साथ है, नेता के शब्दों के साथ है, क्योंकि जिस तरीके से संविधान की भारतीय जनता पार्टी बात करती है वो वीर सावरकर को ही शर्मिंदा करती है बार बार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी तो बात करें ना, उन्होंने भी तो इसको कहा कि भाई मेरे को ये स्वीकार नहीं है ये संविधान। तो मैंने कहा ना कि उस वक्त की जो परिस्थितियां रही, उनके बयान जो रहे, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि आज हम उस संविधान में जिस तरीके से खूबसूरती ला चुके हैं, आज हम उसके साथ में 75 वर्ष बिता चुके हैं। हमें उस पर काम करने की आवश्यकता है, उस पर आगे चलने की आवश्यकता है। अगर आज से 70 साल पहले किसी ने 75 साल पहले कोई बयान दिया था, विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा था शान प्रकाश जी, संविधान को लेकर के, जो संविधान को लेकर के हम चले थे 25 वर्ष के बाद में, उसमें जिस तरीके से जो एक बिगाड़ पैदा करा इंदिरा जी ने, और सारा जो न्यायपालिका जो है उसको बंधक बना लिया, उस पर चर्चा की जा सकती है कि उन्होंने आखिर क्यों बंधक बनाया, क्यों केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति और ये तो कांग्रेस से मैं जवाब ले लेती हूं, मुक्त रखा गया। हाँ ठीक है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इंदिरा जी ने उसके ऊपर विधेयक करा, क्या नाम है, संशोधन किया, क्यों उसको जो है ना संविधान को बिगाड़ा, क्यों 20 रुपया जो शहाबानो उसके पति को, शौहर को तलाक के बाद में 20 रुपए प्रति माह देने के लिए कोर्ट ने आदेश किया था, वो 20 रुपए प्रति माह भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा अगर कानून में वो कोर्ट ने कोई आदेश दिया था, उसके खिलाफ राजीव गांधी जो है कोर्ट चले, उन्होंने जो है ना संविधान वो उसे एक्ट को बदल ही दिया। क्या मतलब महिलाओं के साथ में इतना इनका जो है ना दुर्व्यवहार। ठीक है, आज आप नारी शक्ति की बात करते हैं, शाहबानो केस, मैं नहीं समझता कि पूरे देश को मालूम है, सिर्फ शाहबानो तो मालूम है, मगर ये भी मालूम होना चाहिए कि शाहबानो केस था क्या, केवल 20 रुपए प्रति माह देने के लिए कोर्ट ने आदेश किया था, उसको राजीव गांधी जी ने बदल दिया था। तो इस तरीके के आपने संविधान में बदल किए, और जिस तरीके से आपने संविधान के साथ खिलवाड़ किया, आज मोदी जी ने स्पष्ट किया कि हाँ, हमने भी संविधान में परिवर्तन किए, संशोधन किए, हमने धारा 370 जो आपने सब पर थोपी हुई थी, हमने उसको हटाया है, गर्व के साथ हटाया है। आज पूरे देश में हमने जीएसटी लागू की है, जिसमें एक पूरे देश में एक समान टैक्स व्यवस्था शुरू की है, जो आपके टाइम में नहीं थी। लेकिन जरूरतों की चीजों पे जिस तरीके से जीएसटी लगा, ये भी तो विपक्ष आरोप लगा रहा था। और सबसे शान प्रकाश जी, जिस तरीके से जीएसटी जरूरतों, रोजमर्रे की जिंदगी में जो जरूरत का सामान है उस पर भी केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाया, ये भी विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था। हाँ, तो जीएसटी, एक बात बताएं आप, जिस वक्त में जीएसटी से पहले जब टैक्स लगा करता था, उस वक्त में टैक्स जो है वो सरकार के पास नहीं जाता था, वो व्यापारी अपने पास रख लेता था। आज हमने नियम सख्त कर दिए, जहां पर जरूरत है वहां पर टैक्स लगाया जा रहा है, जहां पर जरूरत ज्यादा है वहां पर ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है, जहां जरूरत नहीं वहां पे नहीं भी लगाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, विपक्ष तो, आप एक बार बताएं, पूरे देश में एक समान टैक्स की दर हो गई है, जीएसटी हो गई है, और हम केवल विपक्ष के कारण से ही बात कहते हैं कि भाई विपक्ष इस पर नाराज है। विपक्ष किस चीज पर नाराज नहीं है? विपक्ष को तो ये परेशानी है कि देश बढ़ क्यों रहा है, ये प्रगति क्यों कर रहा है। ठीक है,
विजय जी आपके पास आप आऊंगी। ये देखिए देखो जिस कि तरीके आज से पहले 2014 से पहले लोगों के पास में टॉयलेट तक नहीं थे, सड़कों के किनारे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास शान प्रकाश जी, आऊंगी मैं। विजय जी से जवाब ले लेती हूँ। विजय जी देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन में राहुल गांधी को इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय का जो कार्यकाल था वो याद दिलाया, और इमरजेंसी जैसे चीजों की भी याद दिलाई है प्रधानमंत्री मोदी ने कि इंदिरा गांधी ने तो इमरजेंसी ला खड़ा कर दिया था देश की जनता के सामने। देखिए बात यह है कि इतने झूठे प्रधानमंत्री इस देश के होंगे, इस देश की जनता को कभी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस की सरकारों पर उंगली उठाते हैं। अभी पिछले दिनों मोदी सरकार ने कोर्ट के अंदर एक जवाब दिया जिसमें मोदी सरकार ने माना है इस देश के लिए जो मनमोहन सिंह जी ने जो आर्थिक नीतियां बनाई उनके कारण ये देश आर्थिक मंदी से आज भी बचा हुआ है। और कांग्रेस सरकार के समय की आर्थिक नीतियों की तारीफ मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में की, पहली बात। दूसरी बात यह कि आज मोदी जी वर्तमान की बात नहीं करते। आज आप उनसे उनकी किसी भी चीज के बारे में पूछेंगे, भाई बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, तो वो बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। आप उनसे पूछेंगे देश में इतना भ्रष्टाचार क्यों बढ़ गया, भुखमरी क्यों बढ़ गई, तो वो बात करेंगे इंदिरा गांधी जी की। अरे भाई, इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, जिनकी इज्जत आपके उस समय के बड़े बड़े लीडर्स करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने मां दुर्गा की उपाधि दी थी इंदिरा गांधी जी को, और आज मोदी जी उन्हीं के ऊपर उंगली उठा रहे। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने अगर गलत काम किए थे तो मोदी जी एक प्रस्ताव लेकर आए और उसमें कहे कि भाई इंदिरा जी इस देश की सरदार थी। ठीक है, आप थोड़ी देर के बाद अपने बात को कंप्लीट कर लीजिएगा। इस वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ। गांव का करके विकास आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। प्रदेश सरकार की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन प्रदान करने के प्रयास ला रहे रंग। सरकार से मिले प्रोत्साहन से उत्साहित होकर किसान अपना रहे प्राकृतिक खेती। हिमाचल सरकार अब प्राकृतिक खेती से पैदा हुए गेहूं को 40 रुपए और मक्की को 30 रुपए प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद रही है। प्रदेश में अब तक 398 मीट्रिक टन से अधिक मक्की की खरीद सुनिश्चित कर 1506 किसानों को किया गया लाभान्वित। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से एएनबी न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, बिलासपुर, नूरपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, कानपुर नगर से एएनबी न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विजय कौशिक जी, अब अपनी बात को पूरी कर लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी अगर जवाहरलाल नेहरू जी इस देश के लिए इतने खतरनाक थे, इस देश के खिलाफ उन्होंने उल्टे सीधे काम किए, इंदिरा जी ने उल्टे सीधे काम किए, राजीव गांधी जी ने किए, तो आप एक प्रस्ताव लाइए देश की संसद में, इनको देशद्रोही साबित कीजिए और इनकी जितनी भी मूर्तियां देश भर में लगी हुई हैं, संसद भवन में लगी हुई हैं, सबको तोड़वा दीजिए। हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उससे आपकी आवाज बीच में चली गई विजय जी। ठीक है, शान प्रकाश जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए, जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने रिजर्वेशन का भी और आरक्षण का जैसे मुद्दा उठाया है कि 50% आरक्षण से ज्यादा बढ़ाएंगे हम, और जातिगत जनगणना का भी एक बार फिर से उनके द्वारा मुद्दा उठाया गया कि उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया है कि इसी संसद में जातिगत जनगणना मैं लागू करवाऊंगा। किस तरीके से देखता?
राहुल गांधी जी ने केवल, मैंने बताया ना, कि समाज को भड़काने का और बहकाने का काम कर रहे हैं। 1970 के दौर में जब मंडल कमीशन की सिफारिशें मंडल कमीशन ने अपने सबमिट कर दी थी रिपोर्ट, उसको इन्होंने लागू नहीं किया। ना इंदिरा जी ने लागू किया, ना ही राजीव गांधी जी ने जो है ओबीसी को आरक्षण दिया। तो जब हमारी सरकार बनी तो हमने उसको लागू किया ना, पीपी सिंह सरकार के साथ में जब हम थे तो वो लागू हमने किया। और जिस वक्त में ओबीसी को रिजर्वेशन देने की बात हुई, उस वक्त की अगर सदन की इनकी लोकसभा में चर्चा सुन ले राजीव गांधी जी की, तो मालूम पड़ जाएगा कि उन्होंने कितना जो है प्रखर विरोध किया। उन्होंने ओबीसी को रिजर्वेशन देने का पूरा प्रखर विरोध किया। और आपको एक बात और बता दूं, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसमें केवल हिंदू ही नहीं बल्कि उसमें कुछ मुस्लिम जातियां भी शामिल है। इसलिए जो आरक्षण जो दिया गया है वो हमने दिया है, ओबीसी को आरक्षण दिया। और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस को, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि एससी एसटी और ओबीसी ही जो है ना जरूरतमंद है, हमारा एक सामान्य वर्ग भी बहुत जरूरतमंद है जिसको आरक्षण की जरूरत है, तो उसको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया। तो सही मायने में अगर रिजर्वेशन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में दिया है और हमारे एनडीए साथियों ने दिया है, एनडीए के घटक के साथ में मिलकर के। तो इस प्रकार की बातें ना करें, ना गुमराह करें। अगर समाज के हित की बात अगर कहीं हो रही है तो केवल मोदी जी के शासन में हो रही है। हम सबको वो सब सुविधाएं दे रहे हैं जिसकी उसको जरूरत है। मकान हम दे रहे हैं, टॉयलेट हम उनको दे रहे हैं, हमने उनको गैस, जहाँ पे गैस एक महीने में 6 सिलेंडर दिया करते, साल में 6 सिलेंडर दिया करते थे। गरीब लोग जो है ब्लैक में सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर होते थे, आज उन सबको जो है ना सिलेंडर जो है जरूरत के समय पर मिल रहा है। तो इस प्रकार के हमने काम किए। और किसान निधि दे करके हमने देश के 13 करोड़ किसानों को जो है किसान निधि दे करके उनको जो है सम्मान दिया है। साथ ही साथ 80 करोड़ से ज्यादा देश के नागरिकों को हम लगातार जो है लेकिन अभी भी शांत प्रकाश जी देखिए, जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, अभी भी उनकी यही मांग है, एमएसपी वाली जो गारंटी है, अभी भी वो लगातार यही मांग कर रहे हैं। इस पर आपकी सरकार ने क्या विचार विमर्श किया है? देखिए, आप एक चीज को अच्छी तरह समझ लें कि शंभू बॉर्डर पर जो किसान हैं, वो किसान पूरी तरीके से इनका स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। दिल्ली में चुनाव होने वाला है और जब भी चुनाव होता है उस वक्त में सक्रिय हो जाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का चुनाव होने वाला है, इस वक्त शंभू बॉर्डर पे वो सक्रिय हो गए। उससे पहले हरियाणा में ये सक्रिय हो गए थे, हरियाणा का चुनाव होने वाला था। उससे पहले ये जो है ना यहाँ पर समाजवादी पार्टी की लिए पिच बिछा लेते। योगेंद्र यादव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जो हमने डेढ़ साल जो है ये किसान आंदोलन किया था वो के समाजवादी पार्टी के लिए पिच बिछा रहे थे। हरियाणा चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से जो किसान नेता उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के लिए पिच बिछा रहे थे। तो ये जो है ना किसान जो बैठे हुए हैं वो किसान एक्चुअल में वो किसान नहीं है जिनको एक्चुअल में उनको रिक्वायरमेंट है। वैसे सही मायने में मैं बता दूं आपको 28 से ज्यादा फसलें हैं। आप सीधा कहना चाह रहे हैं कि वो जो किसान बैठे हुए हैं शंभू बॉर्डर पर वो किसान नहीं है? नहीं, आप बात को बीच में काटती हैं। जी जी, बोलिए पूरी बात तो सुन लें, आप फिर बोलना अपनी बात को। जी, अभी आपने सुन लिया कि मैं जो फसलों पर हम एमएसपी दे रहे हैं उसकी बात नहीं बोलने दी, आपने दूसरी बात छेड़ दी। नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, पूरी क्यों डिबेट को इधर उधर ले जाती हैं? बोलिए बोलिए। देखो, अभी हम 28 मोटा जो फसल का जो है तिलहन है, दलहन है, उस पर 100% खरीदी कर रहे हैं, जिसके कारण से 70% से ज्यादा हम इस वक्त में देश के अंदर जो दालें हैं उसका उत्पादन कर पा रहे हैं। और हमारी आवक जो है ना विदेश से जो हम दालें मंगाते थे वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक इसी तरीके से तेल से जो संबंधित जो तिलहन है उसमें भी हम 100% एमएसपी दे रहे हैं। और क्योंकि केवल गेहूं और चावल ही के लिए बात नहीं करेंगे, किसान जो है देश में हर एक चीज का उत्पादन करता है और हमें उन सब चीजों का ख्याल रखने की आवश्यकता है। देश का 90% किसान जो है वो अलग अलग फसलें उगाता है और हमें सबकी चिंता करनी है। केवल शंभू बॉर्डर पे बैठ करके राजनीति की जो गोटी और बिसात बिछाने वाले जो किसान हैं, ठीक है उसमें किसान भी हैं, मगर उनको उन मांगों से कोई लेना देना नहीं है। उनको केवल जो है राजनीतिक जो पिचे हैं उनको बिछाने का काम कर रहा है और ये स्पष्ट हो चुका है।
तो देखिए शान प्रकाश जी, जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी आज चुनौती दे रहे हैं कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम 50% आरक्षण की दीवार को तोड़ेंगे और जातिगत जनगणना लागू करेंगे, खुली चुनौती है विपक्ष। ठीक है, वो जो कह रहे हैं उसमें कोई बुराई नहीं है, वो जातिगत की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि देश की जनमानस जो है, आज का युवा जो है, इनकी जातिवाद के बहकावे में आएगा। केवल ये जॉर्ज सोरोस की बातों को पूरा कर रहे हैं, जो वहां से सीख करके आते हैं। ये तब तक, जब तक वहां से कोई नया एजेंडा नहीं मिलेगा, तब तक वो यही बातें बोलते रहेंगे। ठीक है, मैं सब आऊंगी दिनेश सिंह के पास। दिनेश जी, देखिए जिस तरीके से लगातार अभी जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया गया राहुल गांधी की तरफ से, 50% जो आरक्षण सरकार ने दे रखा है उसकी दीवार को भी तोड़ने की उन्होंने बात की है, आप कैसे देखते हैं? देखिए सर, अब ये मतलब कोरी सस्ती, मतलब एक तरह से कहते हैं कि पब्लिसिटी के नाते मैं कहूंगा इस चीज को लेकर, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं इस चीज में। अगर देखिए राहुल गांधी ने अगर लागू करना होता तो राहुल गांधी जी की सरकार थी 2013 के आसपास, तो 2011 में जब मतलब इस तरह की सेंसस करवाया गया था, मतलब उसमें सभी चीजों का वर्णन पूरा था, लेकिन इन्होंने उसको लागू करने का काम नहीं किया। तो मतलब कोई देखिए सीक्रेट सर्विस का कोई दस्तावेज तो था नहीं जिसको लेकर के सबके सामने लाना है इंसान को से। तो उस टाइम जातीय जनगणना को पूरे तरीके से सदन भी किया गया था और उसमें करोड़ों रुपए उसमें खर्चा करके और सब चीज बिल्कुल स्वाहा कर देगी, तो वो चीज कहाँ तक उचित है? उसको करना चाहिए। जैसे उनको उस टाइम 2011 के आसपास जैसे कि उन्होंने जातीय जनगणना जो करवाने के बाद तुरंत उसके बाद में उसको लागू कर देते। उसको स्वयं अभी राहुल गांधी ने माना भी कि ठीक है, उसमें हमारी गलती रही कि हमने उसको लागू नहीं किया। दूसरी बात देखिए, जैसे अन्य मुद्दों को लेकर के, जैसे कि जातीय जनगणना के अलावा जैसे ओबीसी के मुद्दे को लेकर के, किसानों के मुद्दों को लेकर के और अन्य चीजों को लेकर के बातचीत करते हैं, तो देखिए आपको अगर इतनी ज्यादा अगर चिंता है और आरक्षण को लेकर के आप इतनी ज्यादा अगर चिंतित है, तो विदेश में जाकर ये कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। आरक्षण जो है कहीं ना कहीं एक तरह से कॉम्पिटिटिव एज जो है उसको खत्म करता है, कहीं ना कहीं देश का युवा जो है वो चीजें पिछड़ रहा है। तो दोनों तरह की बातचीत करना, मैं मतलब कि मुझे नहीं लगता कि दोनों तरह की बातें इनको करनी चाहिए। या तो एक चीज के साथ रहें कि आरक्षण रहेगा, दूसरा या कहें कि आरक्षण नहीं रहेगा, और सिर्फ इसी चीज को लेकर के। और दूसरी बात देखिए, जैसे कहीं ना कहीं जाति कद के साथ साथ में जैसे किसी धर्म विशेष को लेकर के बोले हैं कि हम लोग इस तरफ जो है ज्यादा गंगा बहाएंगे या इस तरफ ज्यादा जमुना बहाएंगे या इस तरफ पानी रोक देंगे, वो चीजें कुछ ठीक ठाक नहीं लगती है। और इसके अलावा देखिए दूसरी जहां तक जैसे बातचीत जैसे किसानों की बातें हैं, तो किसानों के साथ में पूरी तरह के साथ सिर्फ है कि पब्लिसिटी लेने के नाते और वोट बटोरने के नाते और सुर्खियां बटोरने के नाते अगर बात बोले, वो चीज कहीं ना कहीं सदन जी गलत समझता हूँ। इनकी सरकार जैसे कि अशोक गहलोत जी की सरकार थी अभी तुरंत पहले, और उसमें राजस्थान में, तो उस टाइम मान के चले कि 19,000 से ऊपर किसानों को कुर्की के जो है आदेश मिले, उनको नोटिस मिले। तो उस बारे में जैसे इनके पास में कोई जवाब उसका नहीं मिलेगा। इसी तरीके जैसे कि हिमाचल में इनकी सरकार है, हिमाचल में, तेलंगाना में, वहां पर लोग कितने खुश हैं। और उसके अलावा जैसे कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में किस तरीके से इनको लेकर के है और किस तरह के मुद्दों को भटकाने की बातचीत लेकर के, और किस तरह के एक दो समाज जो है उनको कहीं ना कहीं लड़ाने का करने की जरूरत पड़ती है, मतलब कि जैसे कहीं ना कहीं एक तरह से पोलराइजेशन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जरूरत क्या है? सभी देखिए जैसे कि वर्तमान जो सरकार है उन्होंने जैसे कि युवा, महिला, किसान और जैसे कि एक तरह से मतलब मान के चले कि जैसे गरीब, इन 4 वर्गों में बांटा है। तो इसमें सभी धर्म के लोग हैं, इसमें कोई मतलब कोई धर्म नाम की चीज नहीं है। और ये कहीं ना कहीं ये मान के चल रहा है कि जैसे कि एक धर्म विशेष के नाम पे कहते हैं कि 4% का हम लोग हैं कि इनको एक्स्ट्रा आरक्षण दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से देख के चलिए कि वो 4% का आरक्षण जैसे कि एक वर्ग को, जिनको एक वर्ग को मिले तब भी ठीक है, एक अगर जैसे कि समाज को मिलता है तो दूसरे समाज के साथ में कहीं ना कहीं अगने बढ़ने की बातचीत आप लोगों ने स्वयं खड़ी कर दी है। तो इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं लेके सारे देश का मुद्दा एक लेके चले और देश के हित की बात करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, विनोद जी आपके पास आऊंगी मैं। देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा है कि सबसे ज्यादा अगर संविधान में किसी ने संशोधन किया तो विपक्ष ने किया है। राहुल गांधी, इंदिरा गांधी जिस वक्त प्रधानमंत्री थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस वक्त प्रधानमंत्री थे, उस वक्त संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किया गया है। किस तरीके से देखता? बिल्कुल जो बात उन्होंने कही, क्योंकि हमले जब हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ से, तो वो उन सारे उदाहरणों को प्रस्तुत कर रहे हैं जिसकी जो जवाब देना जरूरी है, चाहे इमरजेंसी का मुद्दा हो, चाहे साहबानों का मुद्दा हो जो राजीव गांधी के टाइम में रखा गया था, वो उस समय की बात है। और आज एक समय भी था, क्योंकि संविधान के ऊपर अगर हम चर्चा कर रहे हैं और 2 दिन से चर्चा थी, पूरा विपक्ष को मौका मिला है, तो अब जब प्रधानमंत्री का नंबर आएगा तो प्रधानमंत्री वो सारी बातें करेंगे जो इतिहास से जुड़ी 1947 से लेकर जो 50 से जब से संविधान बना तब से अब तक। और उन्होंने खुद बोला कि 75 बार संविधान संशोधन हुआ है, और उन्होंने खुद बोला है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं को खत्म करने का भी आरोप लगाया है प्रधानमंत्री मोदी ने। बिल्कुल 370 जो उन्होंने खुलकर बोला कि हमने 370 के लिए संविधान बदला, हमने 35A के लिए बदला,
वो खुल के बोल रहे हैं। और अब देखिए नया जो विधेयक ला रहे हैं, ये एक देश एक चुनाव, इस पे भी आएगा, क्योंकि जो चीजें करने जा रहे हैं वो खुल के बोल रहे हैं। लेकिन जो भी पीछे जो हुई, आप मतलब साहबानों वाला केस अगर देखें, गंभीरता से अगर हम देखें तो देखिए, एक केवल तुष्टीकरण के नाते हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट सकते हैं और नया एक्ट ले आएंगे, ये तो गलत बात है। संविधान का ऐसा इस तरीके से तोड़ मरोड़ करना। दूसरा, जब वहां पे 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब डिसीजन दिया था, तो इंदिरा गांधी ने उस डिसीजन को मानने की बजाय इमरजेंसी लागू कर दी। तो ये गंभीर आरोप है। इस आरोप में कहीं कोई ये कह दे कि गलत है तो ये तो कह ही नहीं सकते। और इस तरह की चीजें अगर बार बार होंगी, और रही बात संविधान संशोधन क्यों जरूरी है, देखिए ठीक है, 75 सालों में। ठीक है, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल राष्ट्रधर्म में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।